हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 28 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको अगर ये करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस करंट अफेयर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। खास तौर पे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हों ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे होने वाली हैं। और आप चाहते हैं कि अगर इसका PDF आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसके जो PDF होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल क्या सवाल पूछा गया था, उनके जवाब आप देखेंगे किन बच्चों ने सही दिए हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बैंक इशूज दीज चेक्स ऑन बिहाफ ऑफ एन अकाउंट होल्डर टू मेक अ रेमिटेंस टू अनदर पर्सन इन द सेम सिटी इज नोन एज, कि मतलब बैंक जो चेक इशू करता है किसी पर्सन के बिहाफ पे किसी और के लिए सेम सिटी में जिसको इनकैश कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बैंकर्स चेक। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक सवाल तो ये मैंने पूछा था और बीच वीडियो में मैंने कई सारे सवाल पूछे थे जिनके आंसर इन बच्चों ने एकदम सही तरीके से दिए। कितने डिटेल आंसर दिए आप खुद भी देख सकते हैं, तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है कमेंट सेक्शन पढ़ने से ही। इसी तरह मैं चाहूँगा कि जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ अगर आप उसे सर्च करके भी कमेंट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और आपके साथ साथ बहुत सारे और लोग भी उस बात से परिचित हो पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इन प्रिपरेशन फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस decommission in dash NASA and dash awarded a contract to design develop and deorbiting spacecraft। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब तक डिकमीशन करना है और उसके लिए नासा ने किसे एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, किसके लिए? डिज़ाइन एंड डेवलप अ डीऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। मतलब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट कर पाएगा और इसके लिए जो अवार्ड दिया गया है वो SpaceX को दिया गया है। तो अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। जो डी कमीशनिंग की बात है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वो है 2030 तक। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आप सभी लोग परिचित होंगे, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है अलग अलग रीजन्स की वजह से। अभी ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गई हुई हैं, फंस गई हैं और उनके वापस आने के बार बार जो टाइम है उसको डिले होता जा रहा है, जिसको लेकर के चिंताएं व्यक्त करी जा रही हैं। फिलहाल हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, तो ये स्पेस स्टेशन है, काफ़ी पुराना हो चुका है और इसीलिए अब इसको डीकमीशन किया जा रहा है। 2030 तक डीकमीशन हो जाएगा। अब डीकमीशन होने का मतलब ये है कि अब इसका अस्तित्व समाप्त होगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक जो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी हो गई, जैसे ब्लू ओरिजिन है, SpaceX है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उनके जो स्पेस स्टेशंस होंगे वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। इसी तरह कुछ देशों के अपने प्रयास हैं, जैसे चाइना अपना अलग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो इनके भी स्पेस स्टेशन आपके आ जाएंगे वर्किंग में। तो इसे डीकमीशन किया जा रहा है। डीकमीशन करने के पीछे का जो रीज़न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो माइक्रोस्कोपिक लीक्स होती हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब किसी वजह से लीक हो रही है, उसे भरपाई कर पाना या फिर उसकी मरम्मत कर पाना बहुत ही ज़्यादा जटिल होता जा रहा है, वो हो नहीं पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसके रिपेयर में जितना खर्च आ रहा है वो सहन करने योग्य नहीं, मतलब इतना इम्पोर्टेंस वहाँ पे अब नहीं दी जा रही कि इसको रिपेयर किया जाए। ये कहा जा रहा है कि इसे आप डीकमीशन कर दीजिए, आने वाले समय में नए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आएंगे वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें ISS की, तो ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कितनी ऊंचाई पे? तो 250 मील पे। इसीलिए आप इसे अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, एक तारे के रूप में ऐसे दिखेगा आपको जाते हुए। और इसकी स्पीड का बहुत तेज़ स्पीड होती है, इसकी 17,500 मील पर आवर की स्पीड है। ये स्पीड इतनी तेज़ है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है, मतलब 1.5 घंटे में पूरा चक्कर लगा करके फिर से अपनी जगह वापस। और ऐसा आप अगर समझ सकते हैं कि ऐसा करते हुए 24 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखता है, मतलब 24 घंटे में 16 बार धरती के चक्कर लगाता है। ये लिखा हुआ है कि ये कमीशन कब हुआ था, तो जो पहला पीस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वो नवंबर 1998 में गया था, रशियन एक रॉकेट से गया था। और उसके बाद ये जब बन के तैयार हुआ तो इसका जो पहला क्रू अराइव हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा जो एक कह सकते हैं कि साइंस लैब या
जो एक्सपेरिमेंट की एजेंसी है, वो धरती पे बना करके लॉन्च नहीं किया गया था इतना बड़ा, उसे पार्ट पार्ट में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और उसे अंतरिक्ष में ही असेंबल किया गया था, है ना। तो इसीलिए इसका जो पहला पीस है 98 में गया था और 2000 तक ये बन गया था और 2000 के में इसका पहला क्रू गया था और उसके बाद से आज तक कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खाली नहीं रहा है। मतलब ऐसा समझ नहीं आया कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है, हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसमें कितने देशों का सपोर्ट है, क्या केवल नासा का ही सपोर्ट है क्या? नहीं, यूनाइटेड नेशंस की नासा है, रशिया की रॉसकॉस्मॉस है, मतलब ये इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है जैसे अपनी इसरो है, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए। ये 5 एजेंसीज और इसमें 15 देश शामिल हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आ जाता है ना तो इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो टोटल 15 देश और 5 एजेंसीज का सपोर्ट इस आईएसएस को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये फंक्शनिंग कर रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर देश एग्री हो चुके हैं, रशिया भी एग्री हो चुका है 2028 तक सपोर्ट के लिए आईएसएस के। अब ये भी हो सकता है कि 2030 तक ये डिकमीशन ना हो, इसकी डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा दी जाए सिनेरियोस को देखते हुए कि अभी थोड़ी देर और चल जाए, ताकि तब तक कोई और स्पेस स्टेशन जब तक अंतरिक्ष में नहीं आ जाता है तब तक। अगर हम बात करें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि ये एक तरह का साइंस लैब है। लिखा हुआ है प्राइमरी पर्पज टू परफॉर्म माइक्रोग्रेविटी एंड स्पेस इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट, कि माइक्रोग्रेविटी में या स्पेस इन्वायरमेंट में अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने कुछ समय पहले भी इसके लेकर के एक न्यूज़ देखी थी कि कुछ ऐसे वायरसेस थे जिनको आईएसएस में ले जाया गया था, वहाँ पर जो है कुछ उसके ऊपर टेस्टिंग हो रही थी कि ये लो ग्रेविटी में या माइक्रो ग्रेविटी में कैसा बिहेव करते हैं उसको लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चलते रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ क्या है। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, डैश हैज़ रिटेन्ड इट्स टाइटल एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। कि ब्रांड फाइनेंस एक प्राइवेट संस्था है, वो अपनी रिपोर्ट निकालता रहता है, तो उसने बताया कि इंडिया में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है और इसने अपनी पोजीशन रिटेन करी। मतलब पिछले साल भी ये टॉप पे था, इस साल भी ये टॉप पे है। तो ये है कौन सा? तो ये है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और अगर हम इसमें थोड़ा डिटेल में जाएं तो टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू कितनी है? $28.6 बिलियन। ध्यान रखिएगा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो टीसीएस ही 100 बिलियन के पार है, ये ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है ना। फिर अगर बात करें इन्फोसिस की तो ये दूसरे नंबर पे है, एचडीएफसी जो ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे है। इसमें अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी दूसरी पोजीशन है किसमें? मोस्ट वैल्यूएबल बैंक के तौर पे। टोटल नहीं, मोस्ट बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो एचडीएफसी, अगर टोटल में एचडीएफसी आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है तो बैंकिंग में नंबर 1 पे एचडीएफसी है और दूसरे नंबर पे कौन है? एसबीआई है। और अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल ब्रांड की तो लिखा हुआ है जो ताज है, ताज होटल का नाम आप जानते होंगे, ताज होटल। तो ताज होटल कंटिन्यूज टू ग्रो इन अ स्टेचर एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड रैंक्ड विथ AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग। तो ये सबसे मजबूत ब्रांड इंडिया का बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU शॉर्ट में कहते हैं इसे, ये भी एक प्राइवेट संस्था है। कौन से देश ने टॉप किया है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024? इसको दूसरे नाम से जानते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स, है ना। कि कौन सी ऐसी सिटी है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लिवेबल है, मतलब रहने के लिए सबसे ज़्यादा पर्याप्त है, सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो उसको लेकर के इंडेक्स है। इसमें ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ये सिटी टॉप किया है किसने? वियना ने, फर्स्ट नंबर पे है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ये दूसरे नंबर पे है। ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड की सिटी, तीसरे नंबर पे है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की सिटी और कैपिटल चौथे नंबर पे है। तो ये रैंकिंग के हिसाब से ही लगा हुआ है। तो वियना लगातार तीसरे साल से टॉप पे ही है। ये वियना कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, जो लगातार तीसरे साल से क्या है? टॉप पे बनी हुई है। EIU ने टोटल 173 कंट्रीज ग्लोबली जो हैं उनको अलग अलग फैक्टर्स के आधार पे यहाँ पे रैंकिंग प्रदान करा, स्कोर दिया है, फिर उसके आधार पे रैंकिंग हुई है। तो जिसमें वियना ने 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनमें पूरा टॉप स्कोर किया हुआ है। तो ये कौन कौन से पैरामीटर हैं? लिखा हुआ है हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। तो
तो इसमें सारी कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। लिखा गया है दमस्कस जो कि सीरिया की राजधानी है वो अभी भी लीस्ट लिवेबल सिटी है इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे कम लिवेबल सिटी। जाहिर सी बात है वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरनल जो वॉर हैं वो छिड़ी हुई हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है। आज से कुछ सालों पहले, कुछ सालों का मतलब थोड़ा और पीछे अगर हम जाएं तो सीरिया एक बहुत ही अच्छा देश हुआ करता था। अगर इस लिस्ट में बात करें तो बॉटम से जो टॉप में कंट्रीज़ हैं टॉप 10, उसमें पाकिस्तान की सिटी कराची और ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है इनका भी नाम आता है। अगर हम बात करें एशिया में तो उस मतलब अगर टोटल रैंकिंग की बात करें तो जो जापान की सिटी है ओसाका, इसको 9th नंबर मिला है ग्लोबली। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एशिया में बात करेंगे तो नंबर 1 सिटी कौन सी है? ओसाका। उसके बाद हांगकांग वगैरह सिटी आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे हैं या फिर जो स्टेट एग्जामिनेशन या यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तरह के न्यूज़ यहाँ पे बहुत डिटेल में जो है आपसे पूछी जा सकती है यहाँ से क्वेश्चंस। लिखा गया अकॉर्डिंग टू आरबीआईज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर कहते हैं इसे। ये कब निकाली जाती है? आरबीआई हर 2 साल पे निकालता है, बाइनली है, मतलब हर साल नहीं, हर 2 साल पे निकालता है। जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनका जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो बहुत सालों के लो पे है। तो आपको बताना है कि जो जीएनपीए है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का वो कितने परसेंट पे आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या है? 2.8%, मतलब 3% से भी नीचे चला गया है जीएनपीए। 2012 के बाद का सबसे लोएस्ट ये स्कोर आता है 2.8% का। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। एनपीए जितना नीचे होगा या जीएनपी जितना नीचे होगा बैंकों के लिए उतनी ही अच्छी बात है। और यही आप नतीजा भी इसका देख रहे होंगे आने वाले समय में, आप अभी पिछले कुछ दिनों से, कि जो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का तो वैसे ही एनपीए थोड़ा कम रहता है, पब्लिक सेक्टर का एनपीए ज़्यादा रहता है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को आप देख रहे होंगे कि वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, डिविडेंड घोषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट में तभी आएंगे जब उनका एनपीए कम होगा, मतलब वो जो लोन बांट रहे हैं उससे पैसा उन्हें प्राप्त हो रहा है तभी तो वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो इसको लेकर के कई सारी, इस रिपोर्ट में कई सारी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फाइंडिंग्स के तौर पे और थ्योरी के तौर पे। जैसे इसमें एक और बात कही गई कि जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनएनपीए, वो लिखा है रेशियो टू 0.6% एट द एंड ऑफ द मार्च। जो एससीबीज का है, ये एससीबीज के लिए है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए ही बात हो रही है। तो ये जो एनएनपीए है वो 0.6% तक आपका नीचे चला गया है। और अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के एनबीएफसीज की, तो इसके बारे में रिपोर्ट क्या कहती है कि ये रिमेन हेल्दी कैटेगरी में ही है एनबीएफसीज, और इनका जो सीआरएआर है ये 26.6% पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जीएनपीए रेशियो क्या है? 4% पे है। एंड रिटर्न ऑन एसेट आरओए जिसको कहते हैं 3.3% पे है। कब तक की बात हो रही है? मार्च 2024 तक की। मतलब एनबीएफसीज की जो भी हेल्थ है या फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी अच्छी है इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे एक बात हुई है सीआरएआर की, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, वो कल की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। ये जो एनएनपीए और जीएनपीए की बात हो रही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर इसी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि आरबीआई का जो बेस लाइन सिनेरियो है स्ट्रेस टेस्ट का, एक स्ट्रेस टेस्ट करता है आरबीआई, जिसमें ये देखा जाता है कि बैंक कितना मजबूती से कोई बुरी परिस्थिति या स्ट्रेस की कंडीशन को हैंडल कर सकता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जीएनपीए रेशियो जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं वो लिखा हुआ है मे इम्प्रूव टू 2.5% बाई मार्च 2025, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेस कंडीशन है उसमें जो जीएनपीए 2.5% तक इंप्रूव हो सकता है 2025 तक, मतलब ये अभी और नीचे जाएगा जीएनपीए। बैंकों के लिए अच्छी बात है। इसी में क्या बताया गया कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं लिखा हुआ रिकॉर्डेड अ सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ 76 बेसिस पॉइंट इन देयर जीएनपीए। 76 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझिए कि ये अगर परसेंटेज में दिखाना हो तो 0.76% के बराबर होता है। मतलब अगर हम बात करें 100 बेसिस पॉइंट की, है ना, तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% से। तो अगर कोई एक ज़्यादातर जब आरबीआई की बात होती है या किसी रेट चेंज की बात होती है, चाहे वो पॉलिसी रेट हो या कोई भी रेट हो, तो आरबीआई हमेशा उसे बेसिस पॉइंट में बढ़ाने की बात करता है। जैसे अगर आरबीआई कहेगा रेपो रेट हम
टू 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना रिफ्लेक्शन होगा, 0.25%। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की अगली फाइंडिंग की, तो लिखा है द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR जिसको हम जानते हैं, और कॉमन इक्विटी टीयर 1 CET1 रेशियो की बात करें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का, तो कह रहे हैं कि ये कितना है, CRAR है 16.8% और CET1 है 13.9% रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ मार्च 2024। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं ना, काफ़ी हेल्दी आंकड़े हैं कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का जो ये CRAR है 16.8% है। मतलब जितना RBI कहता है कि आपका इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भी मैं डिटेल में आपको सारे बैंक का बताता हूँ कि RBI ने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा आपके आते हैं CRAR। तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है या सारे बैंक्स की जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें CRAR की, जिसको हम CAR के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसे कहते हैं, ये क्या है, इज अ की मैट्रिक यूज टू एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बैंक। किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इसको एसेस करने के लिए यूजुअली इसका प्रयोग किया जाता है। और लिखा हुआ है कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉस, कि आने वाले समय में अगर बैंक को नुकसान होता है तो क्या बैंक के पास इतने एसेट्स या इतनी कैपिटल्स हैं कि वो इस नुकसान को सहन कर सके, वो लिक्विडेट ना हो। लिक्विडेट होने का मतलब बैंक बंद, मान लीजिए बैंक ने लोन दिया है, बहुत सारे लोन दिए हैं, अब बैंक का जो लोन है वो NPA हो गए, तो बैंक क्या कहेगा, आपका जो डिपॉजिट होगा अमाउंट बैंक में, आप कहेंगे कि हमें हमारा पैसा चाहिए, बैंक कहेगा हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो लोन पे बांटा था, वो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, तो हम आपको कैसे देंगे। ऐसी कंडीशन में बैंक लिक्विडेट होता है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे हमारा पैसा चाहिए करके, बैंक दे नहीं पाएगा, फिर बैंक अपने आप को लिक्विडेट कर देगा कि भाई हमारी संपत्ति बेच बाच डालो, जो भी है अपना जिसको जो बनता है अपना निकाल लो। ऐसी कंडीशन उत्पन्न ना हो, इसके लिए ही बैंक जब लोन देते हैं तो उसके एवज में उनके पास कितनी कैपिटल है, कि अगर मान लीजिए NPA हो भी जाता है लोन, तो उनके पास ऐसी कैपिटल्स होनी चाहिए, ऐसे एसेट्स होने चाहिए जिसे वो बेच करके जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकें, अपने कस्टमर का डिपॉजिट वापस कर सकें, अगर कंडीशन ऐसी होती है तो। इसी को CRAR कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे CRAR का मतलब क्या है, C का मतलब कैपिटल से है, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, मतलब एक तरह का रिस्क है। इसको कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, डिटेल में तो हमने इसके बारे में आपको बता रखा है बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में। अगर आप लोग करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझा रखे कैसे निकाला जाता है, CET1 का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आप ऐप पे जा करके ले सकते हैं, उस कोर्स को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो CRAR निकालने के लिए जो टीयर 1 की कैपिटल है और टीयर 2 की कैपिटल है, दो तरह की कैपिटल होती हैं, उनको डिवाइड किससे किया जाता है, रिस्क वेटेड एसेट से। तो ये रेशियो निकल के आता है। मतलब ये समझिए कि आपने हर बैंक जब किसी को लोन देता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है कि ये लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि रिस्क कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक इसको लोन दे रहा है। अब अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मान लीजिए कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, तो अगर बैंक मुझे लोन देगा ना, तो बैंक का रिस्क कम है कि मैं लोन नहीं लौटाऊंगा उसे, है ना। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कर्मचारी हूं लेकिन हाई पेइंग जॉब में हूं, तो रिस्क होगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं और मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं है, तो अगर बैंक मुझे लोन दे भी रहा है तो मैं ज़्यादा रिस्क वाला लोन होगा, कि मतलब बहुत पॉसिबिलिटी कि मैं लोन नहीं लौटा पाऊंगा। तो ऐसे हर एक चीज़ पे रिस्क जो है होता है, और उस रिस्क का अपना वेट होता है कि किसके ऊपर कितना रिस्क है, इसीलिए उसको रिस्क वेट कहा जाता है, रिस्क वेटेड एसेट कहा जाता है। तो ये डिसाइड होता है कि जितनी कैपिटल है बैंक के पास, उसको अगर हम डिवाइड कर दें, जितना रिस्क वेट दिया गया है, जितना भी उसका लोन दिया गया है उसके ऊपर कितना रिस्क वेट आ रहा है, उससे डिवाइड करने के बाद जो रेशियो प्राप्त होगा वही CRAR होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि CRAR कैलकुलेटेड डिवाइडिंग बैंक कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट। लिखा है कि जो हायर CRAR होगा वो इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये क्या बताएगा कि बैंक के पास कैपिटल ज़्यादा है लेकिन उसके जो रिस्क वेटेड एसेट हैं वो कम है। सिंपल सी बात है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्क तो आप जानते होंगे। जो डिनोमिनेटर है वो जितना कम होगा उतना ही जो CRAR है वो बढ़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर में रख क्या रहे हैं, रिस्क वेटेड एसेट रख रहे हैं। तो रिस्क वेटेड एसेट मतलब हमारा जो हमने जो लोन दिया उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सिंपल सी बात है CRAR अच्छा ही होगा, है ना।
लिखा गया है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम CRAR सेट बाय नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशंस, कि हर एक बैंक को मिनिमम जो CRAR है वो रखना पड़ता है। कौन डिसाइड करता है? या तो भारत की जैसे RBI वो डिसाइड करेगी, या तो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन वो डिसाइड करेगी। तो RBI ने पिछले साल से ही जो बेसल नॉर्म 3 हैं उनको अपनाया हुआ है। अब बेसल नॉर्म 3 एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें वो आपको कोर्स में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं या फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो उसके तहत जो मिनिमम रिक्वायरमेंट तय करी गई है RBI के द्वारा हर एक अलग बैंक के लिए, वो हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जितने कॉमर्शियल बैंक्स हैं एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, मतलब RRBs, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक को छोड़ करके जो RBI ने लिमिट तय करी है वो कितनी है? 11.5% की CRAR कि 11.5% मिनिमम आपके पास CRAR होना चाहिए, तो आप हेल्दी कैटेगरी में हैं। तो आप सोचिए अगर किसी का जो CRAR है वो 16% है या 20% है तो बहुत ही अच्छा है ना। आप ये मत सोचिए इतना सा तो फ़र्क है, ये परसेंटेज का जो फ़र्क है बेटा बहुत बड़ा फ़र्क होता है, पॉइंट का भी। अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की या पेमेंट्स बैंक की तो इसके लिए 15% रखा गया है CRAR। लोकल एरिया बैंक 9%, रीजनल रूरल बैंक्स 9%, और पिछले साल से जो आईफाईज हैं उनके लिए भी CRAR का जो 9% का ये रेशियो है ये लागू कर दिया गया है। आईफाईज का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे नाबार्ड हो गया, NHB हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आईफाईज में आते हैं, तो इनके लिए 9% है। तो ये लिमिट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा और आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी रिपोर्ट से रिलेटेड एक और न्यूज है कि LCR ऑफ बैंक्स डिक्लाइन टू 130.3% फ्रॉम 135.7% बिटवीन सितंबर 2023 एंड मार्च 2024। LCR स्टैंड फॉर, इसी रिपोर्ट ने बताया कि बैंकों का जो LCR है वो घट गया है, 5% के आसपास लगभग जो है LCR जो है घट चुका है। तो आपको बताना है LCR का मतलब क्या होता है। तो LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कितना पैसा तुरंत उपलब्ध है बैंकों के पास। कवरेज रेशियो, तो उसको कवरेज करने का जो रेशियो आएगा वो LCR कहलाएगा। मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो लिखा है कि ये लिक्विडिटी भी एक फाइनेंशियल मैट्रिक यूज है, बैंक की एबिलिटी को एसेस किया जाता है इससे कि अगर शॉर्ट टर्म में ऑब्लिगेशन कोई होता है बैंक के पास तो उसके पास क्या उतना लिक्विडिटी है कि वो 30 दिन तक अपने आप को मैनेज कर पाए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बैंकों के साथ ऐसा होता है कि ये अफवाह उड़ जाती है कि बैंक बंद होने वाला है, या फिर ये बैंक बहुत घाटे में जा रहा है, या फिर RBI ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी ऐसे करके, और कस्टमर क्या होते हैं अपना जो पैसा है निकालने के लिए दौड़ते हैं बैंक के ऊपर कि हमारा पैसा हमें वापस करो, हमारी FD वापस करो, हमारा सेविंग अकाउंट का पैसा वापस करो। ऐसी परिस्थिति में बैंक के पास ऐसे लिक्विड एसेट होने चाहिए कि वो उन लिक्विड एसेट से वो जितने कस्टमर आ रहे हैं लगभग 30 दिन तक उन्हें रोक सके। मतलब अगर 30 दिन तक बैंक का आउटफ्लो ही हो तो 30 दिन तक बैंक काम करने चाहिए। इसको कहा जाता है LCR कि ये आपके पास कैपिटल होनी चाहिए कि 30 दिन तक आप ये मैनेज कर लें। क्यों? क्योंकि उस 30 दिन के अंदर सरकार RBI कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। कोई अफवाह भी उड़ती है तो उसे उस दिन तक मैनेज किया जा सकता है, ज़्यादातर तो हफ्ते 2 हफ्ते में ही हो जाता है मैनेज। तो इस तरह की चीज़ों को आसानी से टैकल किया जाए। मान लीजिए अगर आपके पास है ही नहीं, अब बैंक में कोई गया आपके पास कह रहा है हमारी 2 लाख की FD वापस करो, अब बैंक क्या कह रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, हमारा पैसा नहीं है, तो अफवाह में और बल मिल गया। ऐसे करके जो लोग अभी तक विश्वास नहीं भी कर रहे थे वो भी आ जाएंगे आपके सर पे। तो फिर ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा? बैंक रन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। मतलब कस्टमर दौड़ा रहा है बैंक तक कि हमारा पैसा हमें वापस करो। और आपको पता होगा कि बैंक ऐसा नहीं कि आपका पैसा आपने जो जमा कर रखा है आपके अकाउंट में तो दिख रहा है, वो बैंक के पास भी उतना रखा नहीं भाई। बैंक आपसे पैसा लेता है और उसी पैसे को तो लोन पे देता है। तो ऐसा नहीं कि बैंक के पास सारा पैसा रखा हुआ है, कुछ ही पोर्शन उसका रखा हुआ होता है। इस रिपोर्ट में उसके बारे में भी बात है कैसे होता है। वो लिखा हुआ है कि LCR जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बैंक की जो हाई क्वालिटी की लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब उन एसेट्स से होता है जिन्हें बैंक कभी भी लिक्विडेट कर दे। मान लीजिए बैंक के पास गोल्ड पड़ा है तो कभी भी तुरंत पैसा मिल जाएगा। बैंक के पास कोई ऐसा बॉन्ड पड़ा हुआ है शॉर्ट टर्म का तो तुरंत बेचेगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे बाय इट्स टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 30 डे स्ट्रेस पीरियड, तो इससे LCR कैलकुलेट होता है। लिखा गया है कि आ हायर LCR इंडिकेट स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी पोजीशन, कि LCR ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा
ये बताएगा कि बैंक के पास उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स हैं, आसानी से वो मैनेज कर लेगा आउटफ्लो अगर होगा तो। इसको भी डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि मिनिमम जो एलसीआर होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। तो अभी जो ये डिक्लाइन हुआ है ना 130% पे भी आया है, तो अभी भी ये 30% मिनिमम से ऊपर है, तो काफ़ी अच्छी रेंज में है। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि ये 135 से 130 पे आ चुका है। हाँ, ऐसा हुआ क्यों है? तो इसके पीछे भी रीज़न है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इसको शॉर्ट में सीडी कहते हैं, फॉर बैंक इज नियरिंग अ रिकॉर्ड लेवल टेकिंग अ रिजर्व रिक्वायरमेंट इनटू अकाउंट, कि ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है कह रहे कि अपने पीक पे पहुंच चुका है। अब इससे ऊपर अगर गया तो अलार्मिंग कंडीशन आ जाएगी, ये अपने पीक पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक ने के पास कितना डिपॉजिट है। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट है, ओके, और बैंक ने इस 100 रुपये में से क्या किया, 70 रुपये क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब लोन पे दे दिया इस 70 रुपये को। तो जो सीडी होगा इसका कितना होगा, 70% होगा, कि 100 में से 70 रुपये लोन पे दे दिए, क्रेडिट कर दिए या फिर किसी को उधारी पे दे दिए हैं, तो ये सीडी रेशियो 70% का होगा। अगर इसी में से 90 रुपये दे दे तो 90% का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर सीडी रेशियो ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपने 100 का 100 ही रुपये दे दिया लोन पे, और किसी तरह की अफवाह फैल गई आपके बैंक को लेकर के, आपके पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, है ना, मैनेज करने के लिए, तो आपका जो बैंक रन की कंडीशन है उसमें आप बुरे फंस जाएंगे। तो सीडी रेशियो अच्छा होना चाहिए, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यही सारी चीज़ें वो मैंने आपको समझाई, लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि अ हेल्दी, कोई ऐसी रेंज नहीं बताई जाती है कि इतना होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी जो रेंज है वो 80 से 90% के बीच में होती है। और वर्तमान समय में जो सीडी रेशियो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, वो इस समय कितना है, 90.8% है, मई 31 2024 तक की रिपोर्ट है। मतलब अब और आगे बढ़ेगा तो फिर चिंताजनक बात है ये बैंकों के लिए। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये डिस्कशन था। लिखा हुआ है कि MOHUA हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल वर्थ डैश फॉर वेस्ट बंगाल अंडर SBM 2.0। तो SBM 2.0 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 860.35 करोड़ रुपए का जो प्रपोजल है, किसके लिए, फॉर वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के लिए प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया है। ये SBM का मतलब क्या है, तो ये है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, इसका नाम है। इसका दूसरा जो फेज़ है वो लॉन्च हो चुका है। इसका टारगेट क्या है या फिर इसका जो एम क्या है, इसका एम है कि 2026 तक जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री करना। तो इस एम के तहत ये काम कर रहा है, जिसके तहत ये अलग अलग जो राज्य हैं उनको पैसा एलोकेट किया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल के लिए 2021-26 के बीच में 1449.3 करोड़ रुपए एलोकेटेड है। पहले जो बजट था उससे 1.5 गुना ज़्यादा। अगला सवाल लिखा हुआ है, टेरी इज प्लानिंग टू सेटअप एन इंस्टीट्यूट इन डैश इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। टेरी एक प्राइवेट संस्था है, कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन NPO है, जो कि काम करता है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। तो इसकी एक जो ब्रांच है वो सेटअप करी जा रही है असम में। अब कहाँ पे है ये, तो ये है गुवाहाटी में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ये जो इंस्टीट्यूट होगा ये क्या काम करेगा, लिखा हुआ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बायोडाइवर्स ये क्षेत्र है, तो उसको कंजर्व करने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम करेगा। अगर टेरी की फॉर्म पूछें, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन बैटर डेविड वार्नर रिटायर्ड फ्रॉम। आपको पता होगा डेविड वार्नर T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बाहर हुई उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब आपको ये बताना है कि अनाउंसमेंट जो रिटायरमेंट का है किससे हुआ है, मतलब रिटायर किससे हुए हैं, क्या T20 से, वनडे से, टेस्ट से, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब जितने भी फॉर्मेट हैं सबसे। तो इसका सही जवाब है डी, ये सारे फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं। बहुत ही लंबा कैरियर और सफल कैरियर इनका रहा, रिटायरमेंट ले चुके हैं, IPL में अभी भी खेलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, डैश ऑफिशियली बिकम्स इट्स 100th फुल मेंबर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंडिया से ही रिलेटेड है, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेंबर है ये बना है पराग्वे। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। पराग्वे एक साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्री है, पराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो वो 100th ऑफिशियल मेंबर, फुल मेंबर बना हुआ है। इस ISA में
120 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन फुल मेंबर जो हैं वो अब 100वां मेंबर ये बना है। और भी मेंबर्स हैं, जैसे पराग्वे इसका इससे पहले भी मेंबर था, लेकिन अब ये पूरा फुल मेंबर बन चुका है। इसको लेकर के कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये जो ISA है इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। कब ये लॉन्च किया गया था? ये COP21 पेरिस में जो हुआ। COP हर साल ये आपका होता है, अलग अलग देशों में होता है। अब ये इसको लॉन्च किया गया था। इसमें इसका मेन एम क्या था कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर सूर्य की जो रोशनी है वो ज़्यादा पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ऐसे देशों का एक अलायंस बनाया जाए। और इससे हम क्या, एक अलायंस अगर बनेगा तो हम जो ट्रांजिशन है वो सोलर एनर्जी पे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमको ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आप फाइनेंशियल जो हमें फंडिंग है वो प्राप्त होगी, और हम सोलर एनर्जी पे ट्रांजिशन अच्छा कर पाएंगे, जिससे जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी वो कम होगी। ये सब एम के साथ इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे ये एम इसका लिखा हुआ है। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में है। मेंबर 120 प्लस है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे 100 मेंबर बता रहे हैं, फिर 120 प्लस मेंबर। 120 प्लस मेंबर हैं, फुल मेंबर नॉन फुल मेंबर मिला करके 120 प्लस हैं। फुल मेंबर अभी 100वां बना है। लिखा हुआ है ISA एम्स टू मोबिलाइज, ये टारगेट है इसका कि $1000 बिलियन का जो फंड है, इन्वेस्टमेंट है, वो सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को मिले 2030 तक, इसके लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नाटो अपॉइंट्स आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश मार्क रट एज इट्स नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो कहाँ के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको अब नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है? तो ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड्स की। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नाटो को लेकर के जो बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। इसी का एक और सवाल है, फिर हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कौन सी कंट्री को मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है? इसे शॉर्ट में MNNA कहते हैं, मेजर नॉन नाटो एलाई कंट्री घोषित किया है। तो ये है अफ्रीका की केन्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की केन्या जो कंट्री है उसको घोषित किया है। केन्या नॉन नेटो एलाई है, इसका मतलब नाटो वाली फैसिलिटीज से नहीं मिलेंगी। नाटो का मतलब क्या होता है? तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है देशों का। इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, 30 इसमें यूरोपियन कंट्री हैं और USA और कनाडा, मतलब अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें 2 कंट्रीज USA और कनाडा यहाँ से आती है। टोटल 32 देश हैं। तो ये एक तरह का मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि इन्होंने अलायंस फॉर्म किया हुआ है कि इनका टोटल एम ये होता है कि अगर इनमें से किसी भी देश के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है तो ये माना जाएगा कि सारे देशों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मतलब कि अगर आप जाएं और USA के ऊपर आक्रमण करें तो इसका मतलब ये नहीं कि USA के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है, ये माना जाएगा पूरे 32 देश के ऊपर आक्रमण होगा और इसका मतलब वो 32 देश आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, है ना। ये सब कोल्ड वॉर के समय के ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर यही सारी बातें आपको बताई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। इसको लेकर के और न्यूज़ है कि नाटो ने €1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है नाटो इनोवेशन फंड के थ्रू। किसमें? AI, स्पेस, रोबोटिक्स और डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ में, ताकि आने वाले समय में ये जो AI और ये सब सिनेरियो चेंज हो रहे हैं इसमें वो और मजबूत हो सके। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव डिफेंस पे काम करता है, तो अगर कोई नॉन नाटो एलाई बन रहा है तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। मतलब अगर कोई केन्या के ऊपर हमला करेगा तो ये नहीं माना जाएगा कि नाटो के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन केन्या एक मेंबर बन गया है उसका, तो उसके लिए एक बहुत कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस उसकी जो है बढ़ जाती है। उसके लिए एक जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं, है ना। नाटो के देश उसकी हेल्प करने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन अब वो अगर नॉन एलाई भी है नाटो का मेंबर के तौर पे तो भी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नासा एंड डैश सक्सेसफुली लॉन्च द 4th फाइनेंशियल सैटेलाइट इन सीरीज ऑफ एडवांस वेदर सैटेलाइट नेम्ड गोज यू। इंडिया के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंडिया से रिलेटेड भी नहीं है ये गोज यू करके सैटेलाइट है, बहुत ही एडवांस वेदर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। नासा ने SpaceX के रॉकेट से इसे लॉन्च किया है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो सैटेलाइट होगी ये पूरे दुनिया का नहीं, अमेरिका के लिए काम करेगी। अमेरिका की एक संस्था है NOAA, नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए बनाई गई है। और इसको बनाया किसने है? अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन। ज़्यादातर आप इसे डिफेंस के सेक्टर में देखते होंगे। गोज यू का मतलब क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन,
लिखा गया है हुनर इंडिया फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन ओपन इन, ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये ओपन हुआ है दुबई में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब मेनली कि जैसे आइपन आर्ट है उत्तराखंड से, मधुबनी आर्ट है बिहार से, वारली आर्ट है महाराष्ट्र की, वाइब्रेंट म्यूरल्स हैं केरला के, इंट्रिकेट मौर्या और आर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सब मेनली यहाँ पे फीचर हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है डीआरडीओ है सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6th कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसका नाम क्या रखा गया ये बताना है। इसरो ने 6ठा कॉन्जिक्यूटिव ट्रायल इसका कंप्लीट किया और टोटल इसके 10 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका जो नाम है वो है अभ्यास, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये है क्या, वैसे तो हीट कहा जा रहा है, नाम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ अभ्यास इज टू एक्ट एज अ टारगेट फॉर मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग, मतलब कि अगर हमें किसी मिसाइल की टेस्टिंग करनी है तो उस एरियल टारगेट को भेद पा रही है कि नहीं पा रही है वो सारी चीज़ें, या फिर किसी और वेपन की टेस्टिंग करनी है एरियल टारगेट्स के लिए, तो उसके लिए इसको बनाया गया है। तो इसका काम क्या है, एक ऑटोमेटेड आपके एक तरीके से एरियल व्हीकल्स होंगे, और ऑटोमेटेड होने का मतलब कि ये खुद से उड़ सकेंगे और कंट्रोल भी किया जा सकता है इन्हें। तो इससे एरियल टेस्टिंग हो सकेगी, मिसाइल सही तरीके से निशाना लगा पा रही है कि नहीं, तो उसके लिए पूरा सिस्टम ये डेवलप किया गया है। और इसके टोटल 10 ट्रायल हो चुके हैं। इसको बनाया डीआरडीओ ने है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम डीआरडीओ का नहीं होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो LNT इसको मैन्युफैक्चर करेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ें। ये आपका क्या आता है, कुछ 1 लाइन के कुछ करंट अफेयर हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे CSIR और CIMFR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इनका एक 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ है, किस नाम से, केयरिंग 2024 के नाम से। किस पे फोकस है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन कोल गैसिफिकेशन। आपको याद होगा मैंने इसी करंट अफेयर में आपको बताया था कि कोल गैसिफिकेशन को लेकर के इंडिया का जो पहला अंडरग्राउंड प्लांट है या यूनिट है वो स्टार्ट हो चुकी है झारखंड में, तो उसको लेकर के ये कोल गैसिफिकेशन को लेकर के एक वर्कशॉप है। दूसरा यहाँ पे है कि JP नड्डा जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य इवेंट में 3 जो है इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि INS सुनैना इंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स। तो INS सुनैना पोर्ट विक्टोरिया पहुंची हुई है सेशल्स में, और उस समय जब पहुंची है तो सेशल्स का जो नेशनल डे है वो भी इस समय सेलिब्रेट हो रहा है, ऐसे समय पे पहुंची है। किस लिए, एज अ पार्ट ऑफ हर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो गुडविल जेस्चर के तौर पे इन सब ये जो शिप्स हैं ये जाती हैं वहाँ पे रुकती हैं, इनके ऊपर लोग आते हैं, इनको देखते हैं, पूरा मतलब इसलिए जाते हैं कि अगर लॉन्ग डिप्लॉयमेंट होगा तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इसी तरह की इंडियन नेवल शिप जो है ताबार, ये कहाँ पे पहुँची है, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजिप्ट का, वहाँ पे पहुँची है 27 से 30 जून के बीच में। फिर एक और यहाँ पे आता है न्यूज कि अभी जो नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, तो उससे जो RPF के जवान हैं उनको अवगत कराने के लिए डिटेल में उनके पास रेफरेंस रहे, हर एक जो नया लॉ है उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसको सिखाने के लिए जो DG RPF हैं उन्होंने संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है ना, ये RPF की तरफ से लॉन्च किया गया है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज है। पहला न्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस टिपिकली ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक, कि आपको बताना है कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो ऑफर करते ही नहीं है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो करते हैं, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, हाँ बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, करेंसी आपकी इशू करेंगे, इशू करने का मतलब यहाँ पे करेंसी देने से होता है, तो वो इशू करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको बैंक से नहीं मिलेगी। बैंक वाले आप जाते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे कि ये आप ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये म्यूचुअल फंड करा लो, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो बैंक किसी भी तरह की आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए नहीं बने हुए हैं। उनका काम है डिपॉजिट लेना, पैसा देना और उस पैसे को लोन पे चढ़ा करके प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और SLR इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ। SLR के बारे में सब लोग जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है, मतलब बहुत बार, हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कह रहे कि ये मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, किस फॉर्म में,
तो ये जो फॉर्म होता है ये लिक्विड फॉर्म होना चाहिए, ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि अगर तुरंत अगर बैंक को ज़रूरत पड़े तो तुरंत पैसा प्राप्त हो जाए। तो ये लिक्विड कैश में होते हैं, गोल्ड में होते हैं और अदर जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें होते हैं। मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही है। नेक्स्ट इसी का एक आपने सुना होगा कि इसी के साथ एक और काम करता है CRR। CRR जो होता है वो केवल लिक्विड फॉर्म में होता है और किसी फॉर्म में नहीं हो सकता। SLR को लेकर के एक और न्यूज़ की, जो SLR है उसको फिक्स कौन करता है कि कितना % वो रखना है बैंक को, तो ये RBI फिक्स करता है SLR की रेट क्या है। और इसके द्वारा जो लिक्विडिटी है बैंक में वो मैनेज करी जाती है। मतलब मान लीजिए बैंक को 100 रुपये प्राप्त हुए हैं तो उसमें से कहेगा RBI कि आपको 30%, ये एग्जाम्पल के तौर पर 30% आपको सेट असाइड करके रखना है। मतलब वो 30 रुपये 100 रुपये में से आप कभी भी किसी को लोन पे नहीं दे सकते हो, है ना। तो वो 30 रुपये आपके बैंक के बचे रहेंगे, 70 रुपये जो बचे हैं उसमें से ही लोन बांटिए। नेक्स्ट, बैंक हैव टू मेंटेन SLR बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट विथ कि बैंक को जो SLR है वो किसके साथ मेंटेन करना होता है। जैसे CRR की बात करूँ तो वो बैंक RBI के पास उसको मेंटेन करते हैं। मतलब जो लिक्विड कैश है वो RBI के पास जमा रहता है, लेकिन SLR बैंक अपने साथ ही मैनेज करते हैं। मतलब उनको SLR वाला जो अमाउंट है कहीं जमा नहीं कराना होता, अपने पास ही अलग रखना होता है रिजर्व के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। ये मैंने आपको कल के ही करंट अफेयर में बताया था कि एक संस्था है UNODC जो कि काम करती है इसी ड्रग्स वगैरह के लिए कि जो ड्रग्स की आदत है लोगों में ना पड़े और फिर इलिसिट जो ट्रैफिकिंग होती है सब बंद हो सके। तो इसका डे पड़ता था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया। आप तो आप जान ही गए होंगे वियना कहाँ की राजधानी और कहाँ पे है। नेक्स्ट, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इज अ बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड डैश। ये मैं आपको दे रहा हूँ सवाल, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या सही जवाब है। किन किन देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, पता है तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बाकी इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि आपके काम का कंटेंट है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।